मित्रों नमस्कार। आज का वीडियो मैं तनिक निराशा से, तनिक उदासी के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस वालों से बात होने के बाद में अचानक ही मेरे मन पे उदासी और निराशा छा गई थोड़ी सी। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें भागीदार बने, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि जैसा मैं सोच रहा हूँ आप उससे अलग हट के उसके सर्वथा विपरीत तनिक आशाजनक सोचें, आशावादी होकर सोचें। मैं आज कबूल कर रहा हूँ कि थोड़ा निराशा के साथ सोच रहा हूँ। पुलिस जिस तरह से निशाने पे आ गई है, इस तरह से पूरे प्रदेश में, वो थोड़ा चौंका रहा है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है कि कानून का राज स्थापित करे और कानून के मुताबिक काम करे। सामान्यतः अब तक विरोधी दल के लोग ही शासन प्रशासन की बुराई करते थे, लेकिन अब तो सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री पुलिस प्रशासन की बुराई कर रहे हैं। और सार्वजनिक समारोह में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री को परोक्षतः कह रहे हैं कि आपकी पुलिस काम नहीं कर रही है। दोस्तों, मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा। तीन नमूने आपने देखे होंगे, समझोगे आप। एक चित्र देख रहे हैं, ये दो चित्रों को मिला के एक चित्र है ये। पहला मामला आया था भाजपा विधायक प्रदीप पटेल का। ये मऊगंज के विधायक हैं, और मऊगंज अभी गए दिनों ताज़ा ताज़ा जिला बना है, पहले रीवा जिले का हिस्सा हुआ करता था। और ये प्रदीप पटेल भाजपा के विधायक हैं। बुधवार 9 अक्टूबर को ये मऊगंज के एएसपी मिलने गए थे एसपी को, और वहाँ मुलाकात हुई एएसपी अनुराग पांडे से। तो ये उनसे मिले और जाते ही उनके सामने दंडवत लेट गए और निवेदन करने लगे कि आप मुझे मरवा दीजिए। एएसपी हतप्रभ हो गए होंगे कि शाम को 4 बजे करीब करीब पटेल जी अपने समर्थकों के साथ एसपी से मिलने के लिए गए थे। एएसपी अपने केबिन में, वहाँ पर एएसपी से मिलने के लिए गए थे, एएसपी अपने केबिन में थे, और पटेल बिना कुछ पूछे ताछे, किसी से अनुमति लिए सीधे एएसपी के केबिन में घुस गए। केबिन में एएसपी के सिवाय कुछ और लोग भी थे। विधायक को आता हुआ देखकर एएसपी साहब सम्मान प्रदर्शित करते हुए खड़े हो गए, और लेकिन इसके साहब ठीक उल्टा ये हुआ कि विधायक एएसपी के सामने हाथ जोड़कर दंडवत लेट गए और कहने लगे आप मुझे मरवा दीजिए। पटेल का कहना है कि पूरा मऊगंज जिला नशे की चपेट में है। हर गांव में अवैध शराब, कोरेक्स, गांजा और नशे की गोलियां धड़ल्ले से बिक रही हैं। पुलिस कोई कारगर कार्रवाई करने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है, और नशे की वजह से पूरे जिले में हत्या, लूट, चोरी, छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और असामाजिक तत्वों की वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने एसपी को संबोधित एक पत्र भी दिया। ये दशा देखकर पूर्व मंत्री और पाटन से विधायक अजय बिश्नोई पटेल के समर्थन में उतर आए, और उन्होंने कहा कि प्रदीप जी, आपने सही मुद्दा उठाया, पर क्या करें, पूरी सरकार शराब के ठेकेदारों के आगे दंडवत है। ये भी सत्ताधारी दल के विधायक हैं और पहले मंत्री थे। हालांकि उनका यह वक्तव्य भाजपा की आंतरिक राजनीति की वजह से है, किसी सद्भावना की वजह से दिया ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरा मामला सामने आया सागर जिले की नरियावली विधानसभा के विधायक दिलीप लारिया का। ये दिलीप लारिया इंजीनियर हैं और चौथी बार विधायक बने हैं। इनका कहना है कि सागर जिले में अवैध शराब बिक्री और जुआ जोरों पर है। पुलिस और आबकारी अधिकारी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो ज्ञापन लेकर एसपी विकास शेवाल के दफ्तर पहुंचे थे। इलाके की बहुत ज़्यादा महिलाएं बड़ी संख्या में उनके साथ में थी। इनका कहना था दिलीप लारिया का कि वो कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पहले भी कई बार एसपी से मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं। वो प्रशासन को पत्र लिखने के अलावा विधानसभा में भी मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये बात सत्ताधारी दल के विधायक कह रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तीसरा मामला सामने आया था सागर जिले की देवरी पूजा के विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का। इन्होंने तो गजब कर दिया था। केसली थाना क्षेत्र के गांव मेंढकी में सांप के डसने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और विधायक का कहना था कि डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में इस मृत्यु को सर्पदंश से हुई मृत्यु दिखाने के लिए, लिखने के लिए 40,000 की रिश्वत मांग रहा है। और साक्ष्य होने के बावजूद पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। विधायक खुद थाने पर पहुंचे, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वहाँ पे थाने पे सीढ़ियों पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए, और विधायक ने कहा कि सत्ता पक्ष का विधायक होने के बाद भी अगर प्रमाण होते हुए भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो इससे अधिक शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और क्षुब्ध होकर
दुखी होकर उन्होंने रात 9:45 बजे विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा से अपना त्यागपत्र भेज दिया। ये अलग बात है, इन तीनों को हाईकमान ने अपने अपने स्तर पर समझा दिया और तीनों वापस अपने अपनी मूल दशा में लौट आए। चौथा मामला मुझे तनिक अधिक असाधारण और ज़्यादा विकट लगता है। मुख्यमंत्री बनने की हैसियत रखने वाले इंदौर के विधायक और राज्य के दमदार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तो इन तीनों विधायकों को भी पीछे छोड़ दिया, आगे निकल गए। प्रदेश में आप जानते हैं, खबरें आपने पढ़ रहे होंगे कि मादक द्रव्यों की यानी ड्रग्स के मामले बहुत बड़ी संख्या में उजागर हो रहे हैं। नशीली दवाइयों के कारखाने पकड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं और हजारों करोड़ की ऐसी मादक दवाइयां जब्त की जा रही हैं। और ऐसे नशीली दवाइयों के बड़े व्यापारी आरोपियों के साथ में उप मुख्यमंत्री की निकटता वाले जताने वाले फोटो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और पूरी सरकार कटघरे में खड़ी नजर आने लगी है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने जब गए दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर आए थे 3-4 फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए, तब एक शायद फूटी कोठी वाले आयोजन में उन्होंने मुख्यमंत्री यादव से साफ साफ कहा कि मुझे नाम भी पता है कि कौन लोग इस कारोबार के पीछे हैं, लेकिन आपने अब तक सिर्फ चोरों को पकड़ा है, इस कारोबार के चोरों की मां को भी पकड़ी है। सीधा सीधा उन्होंने कहा कि जब मुझे मालूम है तो आपको मालूम नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और आप फौरी कार्रवाई कर रहे हैं, गंभीर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जड़ पे प्रहार नहीं कर रहे हैं, आप केवल फुनगियों की कटाई छटाई कर रहे हैं। और विजयवर्गीय ने ऐसा कहा कि मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री समेत पूरे सब प्रदेश के प्रशासन को नाकारा, निकम्मा और निष्क्रिय घोषित कर दिया। मैंने पुलिस वालों से बात की, मैं बीमा एजेंट रहा हूँ और अभी भी हूँ, और इसकी वजह से मेरे पुलिस विभाग में बहुत व्यापक संपर्क रहे हैं मेरे। तो कांस्टेबल से लेकर एसपी तक और डीजीपी तक मेरे संपर्क रहे हैं। तो मैंने कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारियों के स्तर तक 11 लोगों से बात की। इसमें सारे अधिकारी थे, हवलदार थे, कांस्टेबल थे, डीएसपी थे, आईपीएस थे। और इनसे पूछा मैंने सबसे कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आपको पता है कि एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी, तो आप फौरन दर्ज क्यों नहीं करते, फौरन दर्ज क्यों नहीं कर लेते? इतनी अपनी फजीयत कराने की बात क्यों करते हैं? इसके बाद आगे जो कुछ आपको बता रहा हूँ ये इन सब 11 लोगों का मिला जुला वक्तव्य है और आप अनुमान लगा लीजिएगा कि किस स्तर के अधिकारी ने, कर्मचारी ने क्या बात कही होगी। मैं अलग अलग उसका वर्गीकरण नहीं कर रहा हूँ। जवाब आया कि शुरू शुरू में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब तो ऐसा ही होता है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। ऐसा कैसे? पहले सत्ताधारी दल के लोग मोहल्ले के कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक लोक राज की परवाह करते थे, लेकिन अब आंख की शर्म टूट गई है। अब तो अपने बाप का राज है और वही होगा जो हम चाहेंगे, ऐसी मानसिकता हावी हो गई है और इसी मानसिकता के अधीन हम लोगों को काम करना पड़ रहा है। और महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि अब कानून केवल उन्हीं मामलों तक सिमट कर सीमित रह गया है जिनमें कोई राजनीतिक संदर्भ का जुड़ाव नहीं हो। फिर उन्होंने कहा कि हम भी जानते हैं कि एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी, अभी नहीं तो आज, नहीं तो कल, लेकिन पहली बार दर्ज कर लें तो 2-2 बार फजीयत होने की आशंका बनी रहती है। पहली बार दर्ज कर ली एफआईआर तो दबाव आ जाता है, क्यों कर ली, और कर ली तो फला फला धाराएं क्यों लगा दी और फला फला धाराएं क्यों नहीं लगाई। पूरे सारी बातें बंद कमरों में नहीं होती हैं। आप जानते हैं कि सैकड़ों की भीड़ के सामने सड़कों पर, पुलिस थाने के हाथों में, दफ्तर के हाथों में होती है और अनजाने लोग इन सारी बातों के गवाह होते हैं। और क्योंकि भीड़ के सामने होती है तो हमारी दशा क्या होती है आप कल्पना कर लीजिए। अब बहुत तकलीफ से कहा उन्होंने कि अब हम तो गरीब की जोरू हो गए हैं, जिसे सत्ताधारी दल का कोई भी नेता भोजाई कहकर मनमानी छेड़खानी कर लेता है, हमें सबके सामने अपनी फजीयत झेलनी पड़ती है। मैंने उनसे पूछा तो बुरा नहीं लगता आप लोगों को? तो उनका बुरा क्यों नहीं लगता? लगता है, लेकिन बुरा तो हर बार लगता है, लेकिन अब कम बुरा लगने लगा है, अब आदत होती जा रही है। फिर मैंने पूछा कि आपसे बड़े अफसरों के जब उनको कहा सुनी होती है, उन्हें खरी खोटी सुनाई जाती है तो आपको तो अच्छा लगता होगा। तो बहुत तकलीफ से कहा छोटे कर्मचारियों ने कि पहले अपने से बड़े ऊंचे अधिकारी की सार्वजनिक फजीयत देखकर अच्छा लगता था, लेकिन अब बुरा लगता है। और बुरा नहीं लगता साहब, बहुत बुरा लगता है और ऐसा लगता है कि उनको नहीं कह रहे हैं, हम ही कह रहे हैं। अब वो अलग और हम अलग नहीं हैं। अब हम बड़े अफसरों से और बड़े अफसर हम छोटे लोगों से परस्पर सहानुभूति जताते हैं, हमदर्दी जताते हैं, एक दूसरे को समझाते, सांत्वना देते हैं और अपनी इस हालत को वक्त की मार या अपना नसीब समझकर खुद को समझा लेते हैं। अब हम एफआईआर तभी दर्ज करते हैं जब उसका अंतिम स्वरूप तय हो जाता है, यानी जितनी कहासुनी होनी हो जाती है
कि हमें क्या करना क्या नहीं करना मालूम हो जाता है, तब हम एफआईआर दर्ज करते हैं और इस तरह हम 2-2 बार की फजीयत से बच जाते हैं। अब हम तो इसी में खुश रहने लगे हैं कि कम से कम एक बार की फजीयत से तो बच गए। अब छोटे कर्मचारी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, बहुत अच्छी बात कही। एक बात और आपको बताएं कि अब बड़े और ऊंचे अफसर हम छोटे लोगों की चिंता करने लगे हैं। वे भले ही हमें निलंबित कर दें, भले ही हमें शोकाज नोटिस दे दें, कारण बताओ सूचना पत्र दे दें, लेकिन वे हमारी सहानुभूति, हमारे सबसे सहानुभूति रखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और विभागीय स्तर पर हमारा बचाव करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। मैंने पूछा सबसे, ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक होता रहेगा? तो सबका एक ही जवाब था कि अब ऐसा ही होता रहेगा। अब हम आम आदमी की नहीं, राजनेताओं की चिंता करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। और जब मैंने कहा कि आपको तो कानून के राज का स्थापित करने के लिए आपको बैठाया गया, तो उन्होंने कहा कि कानून के राज की तो आप कल्पना ही मत कीजिए, अब कानून का नहीं अपने बाप का राज चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि हम भी बाल बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, परिवार लेके बैठे हैं, हमें भी अपना अगला कल देखना है। मैंने पूछा कि फिर दशा बेहतर कब होगी? तो उन्होंने कहा दशा सुधरने की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए, सुधार तभी होगा जब लोग चाहेंगे। और फिलहाल तो लोग हिंदू मुसलमान भी लगे हुए हैं, जब वे खुद को इंसान और हिंदुस्तानी मानेंगे तब सुधार की उम्मीद कीजिए, तभी सुधार की बात सोची जा सकेगी। और कानून का राज तभी आ सकता है जब कानून को माना जाए। अभी तो कानून की हालत जर खरीद गुलाम जैसी बनी हुई है। हम सब अपना अपना बचाव कर रहे हैं और उन्होंने नेक सलाह दी, आप भी अपना अपना बचाव कीजिए। उन्होंने कहा कि कानून का राज लाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और आप हम देख रहे हैं कि कीमत चुकाने को कोई तैयार नहीं है, इसलिए बेहतर होगा, उन्होंने बहुत नेक सलाह दी, हित चिंता करते हुए कहा, इसलिए बेहतर होगा कि बुरे में अच्छा तलाश कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए और अपनी इस दशा के लिए और कोई नहीं, जनता खुद जिम्मेदार है। सच मानिए ये बातें सुन के मुझे बहुत खुशी नहीं हुई, उनका जो मुझे राहत देने की सांत्वना दी उनसे मुझे खुशी नहीं हुई। मैं अब भी आपसे इतनी बात करने के बाद भी थोड़ा निराश, हताश हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, उदास हूँ। आपको कैसा लग रहा है कृपा करके बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करते रहिएगा और अपना कृपा प्रसाद मुझे बराबर देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।